नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो हमारा टॉपिक चल रहा था पृष्ठ तनाव की अवधारणा। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की अवधारणा हम लोग पढ़ रहे थे और पृष्ठ तनाव की अवधारणा के अंदर कुछ एक बातें हम लोगों ने चर्चा की थी। जैसे जो पानी की बूंद होती है, छोटी बूंदें किस प्रकार की होती है, गोलाकार होती है। यानी पानी की जो बूंदें होती है उनको अगर आप लोग देखोगे तो किस प्रकार की होती है, गोलाकार होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जैसे नायलॉन या कोई रेशमी कपड़ा है और उससे अगर आप लोग चाहो कि पानी जो है उसे साफ कर दें या पोंछ दें तो अपने ऐसा नहीं कर पाते हैं। यानी रेशमी कपड़े या नायलॉन से हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, रेशमी या नायलॉन से पानी को साफ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग दैनिक जीवन में और उदाहरण इसके देखो तो जो केश नलिका होती है, केश नलिका, उस केश नलिका को अगर आप लोग किसी तरल में डुबो देते हो तो उसमें पानी जो है वो क्या कर जाता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। तो इन सब बातों की व्याख्या जो है वो हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा भी दैनिक जीवन के अंदर आप लोग देखते हो कि एक तो आपके पास में मिट्टी का तेल होता है, उस पर आप लोग पानी डालते हो तो वो, और दूसरा आप लोग क्या करते हो, जो मिट्टी का तेल होता है उस पर पानी डालते हो या फिर पानी जो होता है उस पर मिट्टी का तेल डालते हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके पास में क्या होता है, फर्क होता है। एक कंडीशन में जैसे मिट्टी के तेल को आप लोग पानी पर डाल रहे हो तो वो क्या करता है, पूरी सतह पर फैल जाता है। तो इन सब उदाहरणों की व्याख्या जो है वो हम लोग किसके द्वारा कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव के द्वारा कर सकते हैं। और पृष्ठ तनाव की वजह से ही छोटी जो बूंद होती है वो कैसी आकृति ग्रहण करती है, गोलाकार आकृति ग्रहण करती है। और अगर अपने देखें बड़ी बूंद की अगर बात करें तो बड़ी बूंद भी क्या कोशिश करती है, गोलाकार आकृति को ग्रहण करने की कोशिश करती है, परंतु बड़ी बूंद जो है इस पर क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है और इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बूंद जो है ये क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बूंद जो होती है वो क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है। तो ये कुछ एक घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या अपने को करनी होती है और इन सब की अपनी व्याख्या किससे कर सकते हैं, पृष्ठ तनाव से कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि जो आपके पास में द्रव होता है वो किसके समान व्यवहार करता है, तो वो एक तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली के समान व्यवहार करता है। ठीक है, तो द्रव पृष्ठ जो होता है वो द्रव पृष्ठ किसकी तरह व्यवहार करता है, द्रव पृष्ठ, ये द्रव पृष्ठ जो है वो एक तनी हुई, द्रव पृष्ठ जो है वो एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। जैसे आपके पास में तनी हुई एक क्या है, प्रत्यास्थ झिल्ली है, उस तनी हुई प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कौन व्यवहार करता है, तो उसकी तरह व्यवहार करता है द्रव पृष्ठ। अगर आप लोग क्या कर देते हो, पानी को देखते हो तो पानी भी किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक तनी हुई झिल्ली की तरह, प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। जिस प्रकार एक प्रत्यास्थ झिल्ली जो होती है वो क्या करती है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने की कोशिश करती है, अपने क्षेत्रफल को क्या करने की कोशिश करती है, न्यूनतम रखने की कोशिश करती है। उसी प्रकार जो द्रव होता है वो द्रव भी क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करता है। यानी जिस प्रकार तनी हुई झिल्ली अपने पृष्ठ को क्या करती है, न्यूनतम रखने की कोशिश करती है, बिल्कुल उसी प्रकार आपके पास में जो द्रव होता है वो भी क्या करता है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करता है। और द्रव के इस विशेष प्रकार के गुण को, जिसके द्वारा द्रव का मुक्त पृष्ठ जो है वो क्या करता है, यानी द्रव का वह गुण जिसकी वजह से द्रव का मुक्त पृष्ठ अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करता है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करता है। क्या कहलाता है, द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, आगे अपने पृष्ठ तनाव की आगे व्याख्या करने वाले हैं और परिभाषा फिर से देखने वाले हैं, पर सीधा इन सब गुणों से आप लोग क्या देख सकते हो कि द्रव का मुक्त पृष्ठ जो है वो क्या कोशिश करता है, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करता है और द्रव का ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। ठीक है, अब देखिए पृष्ठ तनाव की अगर आपको क्या करनी हो, परिभाषा देनी हो तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। ये प्रारंभिक अवधारणा है कि दैनिक जीवन से किस प्रकार अपने पृष्ठ तनाव को देखते हैं। तो अब देखिए आगे इसमें पृष्ठ तनाव की परिभाषा।
पृष्ठ तनाव की परिभाषा। पृष्ठ तनाव की परिभाषा। पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के, पृष्ठ तनाव वह बल होता है, पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के, द्रव पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई के तल में, रेखा की एकांक लंबाई पर, काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर, रेखा की एकांक लंबाई पर द्रव के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है। द्रव के तल में तथा रेखा के लंबवत कार्य करता है, रेखा के लंबवत कार्य करता है। अपने डायग्राम के द्वारा इसे समझेंगे कि रेखा के लंबवत कार्य करता है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पृष्ठ तनाव क्या होता है? पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा के, ठीक है, काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई पर, काल्पनिक रेखा जो है उसकी एकांक लंबाई पर द्रव के तल में और रेखा के लंबवत कार्य करता है। अब मैं एक डायग्राम के द्वारा आप लोग जो है इसे समझ सकते हो। कैसे? जैसे देखिए आपके पास में इस प्रकार का क्या है, कोई एक द्रव है, ठीक है, ये क्या है, एक द्रव है। द्रव का मुक्त पृष्ठ जो है ये मुक्त पृष्ठ है द्रव का। जैसे आपके पास में कोई एक गिलास है, उस गिलास के ऊपर का जो बिल्कुल लास्ट का जो ऊपर वाला पृष्ठ है, ठीक है, जहाँ तक पानी भरा है, उस पृष्ठ को हम लोगों ने यहाँ पर सामने से बना रखा है। यानी ये गिलास ऐसे नहीं, आप लोग सामने से अगर देखो तो इस प्रकार से रखा गया है, इसका ये मुक्त पृष्ठ है और इस पर आप लोग क्या कर देते हो, एक काल्पनिक रेखा खींच देते हो ए और बी। इस रेखा पर क्या होता है, तल के लंबवत बल लगते हैं। इस तरीके से क्या होता है, रेखा पर बल लगते हैं। जो रेखा जो है वो कहाँ स्थित है, ये द्रव के पृष्ठ में स्थित है, तो जो बल लगने चाहिए वो कहाँ लगने चाहिए, द्रव के पृष्ठ पर ही लगने चाहिए। जो द्रव का पृष्ठ है उसी पर लगना चाहिए, यानी द्रव के तल में लगना चाहिए। परंतु रेखा के क्या कार्य करना चाहिए, वो लंबवत कार्य करना चाहिए। उस बल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पृष्ठ तनाव के नाम से जानते हैं। और अगर ये जो सामने रेखा बना रखी है, इस पर ए बी के लंबवत जो बल लग रहा है वो कितना हो, एल हो। ए बी के ऊपर जो लंबवत बल लग रहा है वो कितना हो, एफ हो। और रेखा की लंबाई अगर कितनी हो, एल हो, तो पृष्ठ तनाव की परिभाषा से एफ जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, ये टी जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, एफ अपॉन एल के बराबर आ जाता है। ठीक है, यहाँ एफ जो है वो एल लंबाई की रेखा पर लगने वाला संपूर्ण बल है। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, फिर से परिभाषित कर सकते हो किसे, टी को। कैसे, अगर एल की जगह क्या रख देते हो आप लोग, एकांक रख देते हो या एक रख देते हो। एल की जगह क्या रख देते हैं हम लोग, एकांक या एक रख देते हैं, एकांक या एक रख देते हैं। तो जो पृष्ठ तनाव बल है वो किसके बराबर आ जाता है, वो आ जाता है पृष्ठ तनाव बल एफ के बराबर। यानी रेखा की एकांक लंबाई पर जो बल लग रहा है वो बल क्या है, रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल ही पृष्ठ तनाव है। यहाँ जो बल लग रहा है ये रेखा की एकांक लंबाई पर लग रहा है। तो रेखा की एकांक लंबाई पर कार्य करने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। परंतु संपूर्ण परिभाषा आप लोगों को इसमें लिखनी है। जैसे कि आपको क्या करना है कि पृष्ठ तनाव जो है वो बल होता है। कौन सा बल होता है, पृष्ठ तनाव वह बल होता है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल होता है। और खास बात क्या है, खास बात ये है कि ये जो लाइन आपको खींचनी है ये द्रव के पृष्ठ पर खींचनी है और बल जो लगेगा वो इस लाइन के लंबवत लगेगा। यहाँ जो बल लग रहा है ये क्या लग रहा है, इनके लंबवत लग रहा है। इस बल को किस नाम से जानते हैं, तो इस बल को जानते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव के नाम से। तो ये बल क्या कहलाएगा आपका, यहाँ पर पृष्ठ तनाव कहलाएगा। पृष्ठ तनाव का अगर आप लोग मात्रक निकालते हो तो पृष्ठ तनाव का मात्रक देखिए किस प्रकार से निकालोगे। यहाँ से ये जो फॉर्मूला है टी इक्वल एफ अपॉन एल, टी इक्वल एफ अपॉन एल, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका मात्रक निकाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते हो, विमा निकाल सकते हो। यानी यहीं से मात्रक और यहीं से विमा भी हम लोग
निकाल सकते हैं। अगर मात्रक आपको निकालना हो तब मात्रक क्या आएगा, यहाँ से मात्रक न्यूटन और यहाँ से मात्रक मीटर, तो न्यूटन बटे मीटर क्या आता है, इसका मात्रक आता है। विमा अगर आपको लिखनी हो तो बल की विमा कितनी बार लिख चुके हैं, m1 L1 T-2 और अपॉन में L की पावर 1, ये ऊपर जाएगा तो L की पावर तो 0, तब ये बनता है m1 L0 T-2। ठीक है, ये क्या निकल करके आती है, यहाँ पर इसकी विमा निकल करके आती है m1 L0 T-2। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या है, पृष्ठ तनाव के लिए मात्रक और पृष्ठ तनाव की विमाएं, और यहाँ पर ये पृष्ठ तनाव की परिभाषा है, ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है और ये पृष्ठ तनाव के लिए डायग्राम अपने बना दिए। अब अपने करने वाले हैं कुछ प्रायोगिक कार्य जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, अपने पृष्ठ तनाव को प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए पृष्ठ तनाव की व्याख्या जो है या प्रायोगिक प्रदर्शन जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर पृष्ठ तनाव के प्रयोगों के लिए अपने क्या कर सकते हैं, अपने एक तार का फ्रेम लेते हैं और इस फ्रेम को क्या कर लेते हैं, साबुन के घोल में डुबो लेते हैं, जिससे इस पर क्या बन जाती है, एक फिल्म बन जाती है। तो देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, कुछ प्रयोगों के द्वारा अगर अपने इसका प्रदर्शन करें तो आपको एक तार का फ्रेम लेना है। ऐसे आपने क्या कर लिया, एक तार का फ्रेम ले लिया है। यहाँ ऐसे आपके पास में क्या है, तार का एक फ्रेम है। ठीक है, ये तार का एक फ्रेम है और यहाँ आपके पास में ए और बी है, ये ए और बी है। और अब क्या कर लेना है, इस फ्रेम को आपको कांच के घोल में डुबो लेना है। जब आप लोग इसे कांच के घोल में, ये कांच के घोल में नहीं, साबुन के घोल में, आपको क्या करना है, इसे साबुन के घोल में, साबुन के घोल में डुबोना है, साबुन के घोल में डुबो लेते हैं। यानी आप लोग क्या करते हो, एक फ्रेम लेते हो और इस फ्रेम को आप लोग क्या करते हो, साबुन का जो घोल है उसके अंदर डुबो देते हो। जैसे ही आप लोग उसे साबुन के घोल में डुबोते हो तो ये जो आपके पास में फ्रेम है इसमें क्या बन जाती है, साबुन की एक फिल्म बन जाती है। यानी यहाँ क्या बन जाती है, साबुन की फिल्म बन जाती है। यहाँ क्या बन गई, साबुन की फिल्म। यहाँ क्या बन जाती है, साबुन की फिल्म बन जाती है। इस फिल्म पर अपने क्या कर देते हैं, एक धागा लेते हैं और धागे का फंदा बना करके इसके ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या कर देते हैं, एक धागा लेते हैं और इसका एक फंदा बना लेते हैं और इसे क्या कर देते हैं, इसके पृष्ठ पर इस प्रकार से डाल देते हैं। तो देखिए प्रारंभ में आपको एक फ्रेम लेना है, फ्रेम को आप लोगों को डुबो देना है साबुन के घोल में। साबुन के घोल में डुबोने के बाद में आप लोग देखोगे कि इस फ्रेम पर क्या बन जाती है, साबुन की एक फिल्म बन जाती है। और फिल्म बनने के बाद में आपको क्या कर देना है, इस पर धागे का एक फंदा बना करके डाल देना है। जब आप लोग धागे का एक फंदा इस पर डाल दोगे तब प्रारंभिक जो कंडीशन है, प्रारंभिक कंडीशन के अंदर पृष्ठ तनाव का मान क्या रहता है, बिल्कुल बराबर रहता है। सभी ओर से पृष्ठ तनाव बल जो लगेगा वो क्या लगेगा, बिल्कुल समान लगेगा। तो समान बल के कारण इसकी जो आकृति है धागे की क्या बनी रहती है, अनियमित बनी रहती है। ठीक है, यहाँ जो इसकी आकृति है वो किस प्रकार की बनी रहती है, अनियमित बनी रहती है। अब अगर आप लोग क्या कर देते हो, अब अगर आप लोग किसी सुई की सहायता से, आप लोग कोई सुई लेते हो और सुई की सहायता से इसकी जो अंदर की फिल्म है इसे आप लोग क्या कर देते हो, तोड़ देते हो। यानी आप लोग सुई लेते हो और सुई की सहायता से इस अंदर की फिल्म को आप लोग तोड़ देते हो। तो आप लोग देखते हो कि जैसे ही आप लोग इस फिल्म को तोड़ते हो, अंदर वाली फिल्म को, तो इसको तोड़ने के साथ ही जैसे ही इस फिल्म को तोड़ा जाता है, इसके अंदर आप लोगों ने जो धागा लगा रखा है ये कैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, तो ये आकृति ग्रहण कर लेता है इस प्रकार की। ये इस प्रकार की आकृति जो है वो ग्रहण कर लेता है। ठीक है, यहाँ इसकी आकृति इस प्रकार की हो जाती है, यानी वर्ताकार आकृति ये ग्रहण कर लेता है। ये क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। जैसे ही आपने इसे तोड़ा ये वर्ताकार आकृति को ग्रहण करेगा। वजह क्या है, वजह है पृष्ठ तनाव बल। ठीक है, यानी पृष्ठ तनाव की वजह से इस पर चारों ओर से क्या लगेगा, समान बल कार्य करेगा। पृष्ठ तनाव की वजह से चारों ओर से क्या लगेगा, इस पर समान बल कार्य करेगा। और ये बल जो है ये क्या कोशिश करेगा, इसके क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करेगा। तब ये किस प्रकार की आकृति ग्रहण कर लेता है, एक वर्ताकार आकृति को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो कि पृष्ठ तनाव की व्याख्या अपने इसकी सहायता से कर सकते हैं। दूसरा
आप लोग देख सकते हो दूसरा प्रयोग देखिए इसका, अपने एक लोहे की सुई को लेते हैं, ठीक है, और इस लोहे की सुई को क्या करते हैं, जो शाही चूसक आपके पास में होता है, अपने क्या करना है दूसरे प्रयोग में, एक चिकनाई लगी लोहे की सुई आप लोगों को लेनी है। चिकनाई लगी लोहे की सुई, आप लोगों को चिकनाई लगी हुई एक लोहे की सुई लेनी है, और इस सुई को आप लोगों को कहाँ रख देना है, जो स्याही चूसक आपके पास में होता है, स्याही चूसक, इस स्याही चूसक पर आप लोगों को रख देना है। और इस स्याही चूसक पर रखने के बाद में आप लोग क्या कर देते हो, इसे पानी के तल में रख देते हो। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि जो स्याही चूसक है वो तो नीचे चला जाएगा, परंतु सुई जो है वो क्या करेगी, ऊपर की ओर तैरती रहेगी। सुई जो है वो क्या करती रहेगी, ऊपर की ओर तैरती रहेगी। कुछ इस प्रकार से समझो, जैसे यहाँ पर आपके पास में स्याही चूसक है और उसके ऊपर आप लोग क्या कर देते हो, एक सुई को रख देते हो। सुई जो है वो किस प्रकार की है, सुई जो है वो चिकनाई युक्त है, यानी एक चिकनाई युक्त आपको सुई लेनी है और उसे आप लोग कहाँ रख दोगे, एक स्याही चूसक पर रख दोगे, और रखने के बाद में आप लोग उसे पानी में डुबो दोगे। तो जैसे ही आप लोग पानी पर उसे रखोगे तो पानी पर रखने के बाद में क्या होगा, जो स्याही चूसक है वो पानी को ग्रहण करेगा और नीचे की ओर चला जाएगा, यानी वो तो पानी का जो तल है उसमें बैठ जाएगा, परंतु सुई जो है वो अब भी क्या करती है, पानी की सतह पर बनी रहती है। वजह क्या है, जैसे ये आपके पास में क्या है, पानी है, तो आपके पास में जो स्याही चूसक था वो तो कहाँ चला जाता है, इसके तल में चला जाता है, परंतु सुई जहाँ पर टिकी हुई है वहाँ से जल जो है वो कैसी आकृति ग्रहण कर लेता है, वक्राकार आकृति ग्रहण कर लेता है, और इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश क्या लगता है, इस पर पृष्ठ तनाव बल लगता है, और ये पृष्ठ तनाव बल जो कार्य कर रहा है ये सुई के भार को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है, और सुई के भार को संतुलित करने की वजह से ये सुई जो है ये क्या करती रहती है, पानी में तैरती रहती है, यानी ये सुई जो है ये क्या करती रहती है, पानी में तैरती रहती है, पानी में तैरती रहती है, ठीक है। ये सुई जो है ये पानी में लगातार तैरती रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सुई जो है वो तो तैर रही है परंतु ये डूब गया। वजह क्या है, पृष्ठ तनाव। दूसरा आप लोग देखोगे कि जो शीशा आपके पास में जो होता है उसके अगर छर्रे बनाने हो तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो शीशा होता है उसे अगला जो आता है वो आता है शीशे के छर्रे बनाने में, शीशे के छर्रे बनाना। शीशा मतलब लेड की बात कर रहे हैं अपने, लेड जो होता है उसके छर्रे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना होता है, आपके पास में जो शीशा होता है वो प्रारंभिक कौन सी अवस्था में होता है, पिघली हुई अवस्था में लेना है, यानी पिघला हुआ आपको शीशा लेना है, ठीक है। पिघले हुए शीशे को क्या किया जाता है, फुहार के रूप में ऊपर से गिराया जाता है। अपने टेम्परेचर वगैरह बढ़ा करके इसे क्या कर लेते हैं, पिघला लेते हैं, और पिघलाने के बाद में अपने इसकी फुहार बना लेते हैं, और फुहार बनाने के बाद में क्या किया जाता है, इसे ऊंचाई से गिराया जाता है। जब ये ऊंचाई से गिरता है तब पृष्ठ तनाव की वजह से ये इनकी जो बूंदें हैं वो क्या करेगी, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करेगी, यानी वो जो बूंदें हैं वो क्या कोशिश करेगी, अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाए रखने की कोशिश करेगी। और किसी दिए गए निश्चित आयतन के लिए आपके पास में जो सबसे छोटा क्षेत्रफल होता है वो किसका होता है, गोले का होता है। इसलिए वो जो छर्रे आप लोगों ने फुहारों के रूप में पिघले हुए शीशे को छोड़ा था वो किसकी आकृति ग्रहण कर लेता है, छोटी छोटी बूंदों की आकृति ग्रहण कर लेता है। छर्रों के रूप में वो छोटी छोटी बूंदें बना लेता है, और वो बूंदें नीचे जाकर के किस में गिरती है, पानी में जाकर के गिरती है। जैसे ही वो पानी में जाकर के गिरती है, गिरने के साथ में वो कैसी आकृति ग्रहण कर लेती है, ठोस आकृति ग्रहण कर लेती है। तो इसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो, जो शीशा है शीशे के छर्रे भी बना सकते हो। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि जो कपूर होता है, कपूर को अगर आप लोग क्या कर देते हो, किसी जल के पृष्ठ पर डाल देते हो, तो कपूर को जल के पृष्ठ में डालने के बाद में आप लोग देखोगे कि जो आपके पास में कपूर के टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, वो इधर उधर गति करने लग जाते हैं, यानी अनियमित रूप से कपूर के टुकड़े जो है वो अनियमित रूप से गति करने लग जाते हैं, अनियमित गति करने लगते हैं।
आपको क्या करना है, कपूर के टुकड़े लेने और उन्हें कहाँ डाल देना है, पानी के ऊपर डाल देना है। आप लोग देखोगे कि जो कपूर के टुकड़े हैं वो क्या करते हैं, अनियमित रूप से इधर उधर गति करने लगते हैं, जैसे वो नाच रहे हो। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक क्या है, कपूर के टुकड़ों का पानी में डालने पर नाचना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है रियल के अंदर, आप लोग क्या कर रहे हो, कपूर के टुकड़ों को डाल रहे हो पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर डालने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे वाला पृष्ठ जो पानी के संपर्क में है वो भाग जो है वो क्या हो जाता है, पानी के अंदर घुल जाता है और वहाँ पर क्या बन जाता है, कपूर और पानी का घोल बन जाता है। कपूर और पानी का क्या बन जाता है, वहाँ घोल बन जाता है। और ये जो घोल है यानी कपूर और पानी का जो ये घोल बन रहा है, ये घोल क्या करता है, इस घोल का अगर आप लोग पृष्ठ तनाव देखोगे तो ये पृष्ठ तनाव बाकी जो शुद्ध जल है उसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। यानी जो यहाँ पर कपूर का घोल बना है इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, इसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम होता है। किसकी तुलना में कम होता है, तो इसका पृष्ठ तनाव जो है वो शुद्ध जल की तुलना में कम होता है। तो इसकी वजह से उस पर परिणामी बल लगेगा और वो एक बार इधर से और उधर से लगातार गति करेंगे। यानी उनकी गति किस प्रकार की होगी, अनियमित गति होगी। और कैसे प्रतीत होंगे, जैसे वो क्या कर रहे हो, जल के अंदर नाच रहे हो। तो ये कुछ एक दैनिक जीवन में अपने पास में उदाहरण है जिसकी वजह से अपने पृष्ठ तनाव की व्याख्या कर सकते हैं। एक आपके पास में आता है अंतर आणविक बलों का वर्गीकरण, कि आपके पास में जो अंतर आणविक बल होते हैं उनको आप लोग क्या कर सकते हो, वर्गीकृत कर सकते हो। देखिए नया टॉपिक इसमें, अंतर आणविक बलों का वर्गीकरण। तो अंतर आणविक आपके पास में जो बल होते हैं, अंतराण्विक बल जिसे बोलते हैं, अंतर आणविक बलों का वर्गीकरण। तो अंतराण्विक बल जो आपके पास में ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपके पास में आते हैं ये सहसंजक बल, एक तो आते हैं सहसंजक बल और एक आता है ये असंजक बल। ठीक है, एक तो सहसंजक बल और एक असंजक बल। तो सहसंजक बल और असंजक बल इनके बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। तो सबसे पहले देखिए सहसंजक बल जो है उसका क्या मतलब होता है। सहसंजक मतलब का जो सहसंजक बल है उसका मतलब होता है एक ही द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। एक ही द्रव के अणुओं के मध्य, एक ही द्रव के अणुओं के मध्य, एक ही द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, एक ही द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो जो एक ही द्रव होता है उसके अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है सहसंजक बल के नाम से। और जो विभिन्न द्रवों के मध्य बल लगता है, विभिन्न द्रवों के मध्य लगने वाला बल, विभिन्न द्रवों के मध्य लगने वाला बल, विभिन्न द्रवों के मध्य लगने वाला बल जो है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है असंजक बल। ठीक है, तो दो विभिन्न द्रव्यों के अणुओं के मध्य लगने वाला बल और एक आपके पास में आ जाता है एक ही द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाला बल। देखिए एक सामान्य परिभाषा की अगर अपनी बात की जाए तो आप लोग ये बोल सकते हो कि एक ही द्रव के मध्य, और यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो विभिन्न द्रव या द्रव्य शब्द आप लोग काम में ले सकते हो, विभिन्न द्रव्यों के मध्य। ठीक है, विभिन्न द्रव्यों के मध्य द्रव्य शब्द जो है वो आप लोग काम में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास में जैसे सहसंजक का मतलब तो आप लोग समझ लीजिए, जैसे पानी जो है वो पानी और पानी के मध्य जो बल लगेगा, पानी और पानी के अणुओं के मध्य जो बल लगेगा तो वो तो क्या कहलाता है, सहसंजक बल कहलाता है। और जो असंजक बल है, असंजक बल आप लोग बोल सकते हो विभिन्न द्रवों के मध्य लगने वाला बल, यानी एक आपके पास में द्रव हो सकता है तो दूसरा आपके पास में ठोस भी हो सकता है। जैसे पानी और कांच जो है, पानी और कांच जो है, तो पानी के अणुओं के मध्य और कांच के अणुओं के मध्य जो बल लगता है उसे आप लोग किस नाम से जान सकते हो, असंजक बल के नाम से जान सकते हो। तो दो प्रकार के अंतराण्विक बल आपके पास में होते हैं, एक सहसंजक बल और एक आपके पास में होता है असंजक बल। ठीक है, और ये दोनों ही बल जो होते हैं ये किस प्रकार के होते हैं, ये अंतराण्विक बल होते हैं। और इनकी प्रकृति की अगर बात की जाए, इनकी प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय। इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो इनकी प्रकृति होती है विद्युत चुंबकीय। यानी ये किस प्रकृति के होते हैं, तो वे विद्युत चुंबकीय प्रकृति के बल होते हैं। दूसरा इनकी परास,
इनकी परास होती है बिल्कुल अलग, इनकी परास अलग होती है, जैसे 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है। इनकी परास लगभग लिखी है ये मैंने 10 की पावर -9 मीटर। तो इससे अधिक जो आपके पास में दूरी होती है उनके लिए ये आपके पास में जो अंतराण्विक बल जो है वो कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में टॉपिक आता है सहसंजक और असंजक बल। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके कुछ एक उदाहरण पढ़ेंगे कि कब इनका मान अधिक होता है और कब इनका मान कम होता है, और उसके बाद में अपने पृष्ठ तनाव की व्याख्या करेंगे और पृष्ठ तनाव ऊर्जा जो है उसका मान भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो बचा हुआ पार्ट जो है वो पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।